हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी के हवाले से। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैंने हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से 3-4 वीडियोस अपलोड की हैं जिसके ऊपर मैंने डिटेल से बहस की थी और उसमें हमने कई किस्म के एटम्स को लिए और उनकी ज्योमेट्री वगैरह हमने डिस्कस की। और फिर एंड पे मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो भी आपके लिए अपलोड की हुई है जो कि सुपर ट्रिक के हवाले से है और उस ट्रिक को आप यूज़ करके किसी भी बड़े छोटे मालिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियोस अगर आपने देखी है और अगर नहीं देखी तो मेरी वीडियोस पर जाएं और उस वीडियोस को देखें। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियोस देख ली तो वेस्पर थ्योरी को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताता चलो थोड़ा सी इस वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट, वेस्पर थ्योरी हम क्या कहते हैं? ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। स्टूडेंट्स, हमने लेवाइस कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा कि यार मोस्टली जितने बॉन्ड्स बनते हैं किसी भी एटम के, तो उसमें जो ना उसका जो वैलेंस शेल है ना वही उसी के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आना आपको एक सिंपल सी एग्जांपल CH4 की दे देता हूँ। यहाँ से आप आसानी से उसको पिक कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो क्या है जी? 1s2 2s2 N2p2। तो क्या हो जाएगा जी? इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना ऐसा। और इसी तरह P के अंदर फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट्स? 6 आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 ही हैं, तो एक इधर एक इधर। ये ऐसा इनके जितने भी सब शेल हैं यानी ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। तो आपने सबसे पहले पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करना होता है। स्टूडेंट्स, अब PPT तो हमें ये कहती थी कि यार जितने हाफ फील्ड होते हैं ना, जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं आपके पास वही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर तो 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो कार्बन को तो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन होगा क्या? ये तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है स्टूडेंट्स। हम ना इनको थोड़ा सा एक्साइट कर देते हैं कि यार इस एटम को हम एक्साइट कर लेते हैं और उससे एक इलेक्ट्रॉन लेकिन हम इसको इधर पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा स्टूडेंट्स। इस ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक आ जाएगा इधर। तो अब कितने हो जाएंगे? 4। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपके पास अभी 4 हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे जैसे अगर आप डीप लेवल में कॉन्सेप्चुअल लेवल को समझने की कोशिश करेंगे तो एक तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और चीज़ों को समझना और उसको विद इन सेकंड्स का हल करना आपके लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल हो जाएगा स्टूडेंट्स। चूँकि हम फोकस नहीं कर पाते, इंटरेस्ट नहीं होता हमारे चीज़ों को सीखने के अंदर, हम जैसी ही बस जस्ट एक टाइम पास वाला सिस्टम है, तो उस वजह से ना फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ अगर आपको बहुत आगे तक जाना है लाइफ के अंदर तो आपने ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअली सीखने होंगी। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो जीवन तो फिर आपका गोल मटोली हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसी वजह से ना इसको थोड़ा सा मेहरबानी करके डीपली समझने की कोशिश किया करें। इसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और सीखने का एक अजीब ही फ़न है इसके अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपके पास 4 है। तो फॉर एग्जांपल हमने सीखा जी कि कार्बन के वैलेंस शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। अगर इसको मैं ना ऐसे डॉट एंड क्रॉस से शो कर दूँ आपके लिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा धीमे स्लो जा रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए, ताकि आपका ये एक बहुत बड़ा जो लेक्चर हमारा बन रहा है ताकि ये चीज़ें आपको ना बेस लेवल से समझा सकूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ना एक एक इलेक्ट्रॉन अगर आप हाइड्रोजन का, इसको हमने डॉट से शो कर दिया है और उस वाले इलेक्ट्रॉनों को, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है, उसको हमने डॉट से शो किया हुआ है। अब आप देख लें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट यानी हर हाइड्रोजन का क्या है? डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए और 2 उसके बराबर हो जाते हैं। इसी तरह हर कार्बन के इर्द गिर्द देखें तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में बराबर हो जाते हैं। जिस तरह के नोबल गैसेस होती हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या उनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है।
तो इसी तरह कार्बन है या चाहे कोई भी एलिमेंट है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए या वो बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, सिर्फ इन्हीं अपने इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इस तरीके से करते हैं। तो बड़ा लंबी चौड़ी बहस है, उस पर नहीं जाता मैं। तो कहने का मतलब है, अब देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यार आप देख लें, हमने तो सुना है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सुना है ना फिजिक्स के अंदर आपने कि यार एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल ही कर रहे होते हैं। देन हाउ दीज इलेक्ट्रॉन आर सिटिंग हियर, ये यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं जी, ये कैसे अपने आप को, क्या ये रिपल्जन क्रिएट नहीं करते, क्या ये इलेक्ट्रॉन आपस में, ये इलेक्ट्रॉन आपस में, ये इलेक्ट्रॉन आपस में, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे एटम स्टेबल है, कैसे ये सिमिलर चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर स्टक होकर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये एक अजीब सा, मतलब हमें ये चीज़ की, ये क्वेश्चन हमारा एराइज होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे स्पेस के अंदर ना, इनकी ओरिएंटेशन कैसे है, क्या ये रिपल्जन क्रिएट नहीं करते। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये रिपल्जन वाली जो थ्योरी है ना, यहाँ पर जो एंड पे रिपल्जन लगा हुआ था, ये सारी चीज़ों का आपको आंसर ये वेस्पर थ्योरी देती है स्टूडेंट्स। अब ना मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो ये इस रिपल्जन को कम से कम करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक शेप क्रिएट करते हैं। जैसे क्लास के अंदर अगर आपके पास दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं और वो आपस में बड़े लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो टीचर क्या करेगा, अगर ना ये दोनों स्टूडेंट एक ही बेंच के ऊपर दोनों करीब करीब कुर्सियां लगाए बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है इनमें लड़ने का चांसेस ज़्यादा होंगे। तो क्यों ना एक स्टूडेंट को जाके एक कोने में डाल दें और दूसरे को ना किसी दूसरे कोने के अंदर क्लास के अंदर रख दें, तो इनमें आपस में ये जो रिपल्जन है, ये जो गम गुस्सा है, परेशानी है, ये कम से कम हो जाएगी और क्लास के अंदर शोर शराबा नहीं रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि इनके रिपल्जन को कम से कम करने के लिए ना मॉलिक्यूल एक शेप क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, ताकि इनके अंदर जो रिपल्जन जो है ना ये कम से कम हो सके। तो कार्बन क्या करेगा, इसका ये एक बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, बाकी के जो बॉन्ड हैं ना स्टूडेंट्स ये ऐसे हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये जो बॉन्ड हैं स्टूडेंट्स, इस किस्म की जो ना ये एक शेप क्रिएट कर देते हैं, जिसको आपने टेट्राहेड्रल का नाम भी सुना होगा स्टूडेंट्स। और इनमें बॉन्ड एंगल भी आपको पता है 109.5 डिग्री का होता है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इनको दूर दूर रखने का। अब ये ऐसा है जैसे आप वो स्टूल ले लें, जैसे 3 टांगों वाला स्टूल है, तो एक टांग इसकी एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक उसको चलो ऊपर से ऊपर बना दें इस किस्म का ट्राइपॉड स्टैंड की तरह, है ना। तो ये मैक्सिमम फासला है हर बॉन्ड्स के अंदर में रिपल्जन को कम से कम करने के लिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स, अब ना वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वेस्पर थ्योरी आपको शेप बताती है, क्या करती है, शेप्स की इंफॉर्मेशन देती है स्टूडेंट्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन देती है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्योमेट्री की बात करता है। अब ये क्या मतलब, शेप्स और ज्योमेट्री क्या अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग चीज़ें स्टूडेंट्स। अभी ना इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। शेप्स क्या होगा, शेप्स क्या है असल में, इट इज़ दी अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। ये जितने भी एटम है जो किसी भी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर होता है स्टूडेंट उसके अंदर, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं। जबकि शेप्स के अंदर ना हम क्या करते हैं, शेप्स के अंदर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर की तो बात करते हैं। ये सारे बॉन्ड पेयर है ना, जो एटम ने बॉन्ड बना रहा हुआ है तो बॉन्ड पेयर है, जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड पेयर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे स्टूडेंट्स ये वाले, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, दीज आर बॉन्ड पेयर। और जो फ्री में पड़े होते जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ उसको हम कहते हैं लोन पेयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से तो हम देख रहे हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को दोनों को ही कंसीडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हिस्सा ले रहे होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बार बार कह रहा हूँ, जिसने नहीं देखा तो वो जाके देख ले, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको इन चीज़ों में डिफरेंस निकालने के लिए। और शेप्स में जस्ट हम बॉन्ड पेयर को ही डिस्कस करते हैं कि इनकी ओरिएंटेशन स्पेस के अंदर कैसी है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, आपको ना एक इस आइडिया से तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यार वेस्पर थ्योरी की जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है,
ये कहाँ से अराइव हुई कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये स्पेस के अंदर कैसी ओरिएंटेशन क्रिएट करते हैं, कैसा इनका मॉलिक्यूल के अंदर शेप है। जबकि ज्योमेट्री और शेप्स के हवाले से अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा इसको सीखना चाहें स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए ना, असल चीज़ होती है कॉन्सेप्ट समझ। अगर आपको एक चीज़ की आ जाए तो जैसे जैसे जिस किस्म की भी एग्जांपल्स आप अगर आपके बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर कोई भी दे तो आपको लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मसला नहीं होगा स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल चेक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शेप और मालिक्यूल में आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मालिक्यूल है NH3 का स्टूडेंट्स, दूसरा मालिक्यूल आप ले लें H2O का, और एक तीसरा मालिक्यूल ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 का। अब ना इनकी हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक तो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका था कि एक स्टेरिक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं Z से हम उसको शो करते हैं कि अगर ये 2 हो तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, लीनियर शेप होगी। यहाँ सर ना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दोबारा भी बता देता हूँ, एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन के हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन में ये डिस्कस किए थे, क्योंकि ये टॉपिक भी यहीं से रिलेटेड है, तो ना मैं आपको ये दोबारा से ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप ये फार्मूला आप थोड़ा सा याद करें, Z क्या है हमारे पास एक स्टेरिक नंबर होता है स्टूडेंट्स, और Z को कैलकुलेट करने का, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का, उसके अगर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लें प्लस उनके अंदर लोन पेयर आप काउंट कर लें, तो जो भी वो नंबर आएगा उसी मुनासबत से हम उसके हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास अगर ये देख लें स्टूडेंट्स, CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 के अगर आप देख लें तो कितने बॉन्ड्स पेयर हैं इसके अंदर, ये कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख लें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं जी, 4, और लोन पेयर कितने, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो Z की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, Z की वैल्यू हो जाएगी 4। तो जिसकी वैल्यू 4 होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं थोड़ा सा, 4 जो है ना Z की वैल्यू अगर किसी की तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, शेप उसकी क्या होगी, सॉरी ज्योमेट्री उसकी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ये कुछ एग्जांपल्स भी अगर आपको नज़र आ रही हैं, H2 हो गया, NH3 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड उसके ऊपर 2- चार्ज, इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड है, टेट्रा ऑक्सी फास्फेट है। तो ये ना हमारे पास क्या कहलाते हैं, इसके अंदर टेट्राहेड्रल शेप क्रिएट हो सकती है। अगर आप इसको काउंट करना इस फार्मूले के तहत आप कर सकते हैं। तो ना अगर आपके पास Z का जो नंबर है वो 2 आ जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप हो जाएगी उसकी, सॉरी ज्योमेट्री उसकी लीनियर हो जाएगी। इसी तरह अगर 3 हो जाएगी तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, इसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि कार्बन ना इस किस्म की ये शेप क्रिएट करेगा, 109.5 डिग्री इसमें क्या होगा जी, इसकी 109.5 डिग्री का इसमें एंगल होगा। यहाँ पर H2O में देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, तो देख लें H2O के अंदर ये दिस वन, इस तरह 2 इसके लोन पेयर हैं स्टूडेंट्स। तो देखें 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं स्टूडेंट्स, तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर। यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई भी थी कि यार पाई बॉन्ड्स के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं होता, कोई वास्ता उनके साथ नहीं होता, वो ना हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं लेता। अगर आपको इसका भी आंसर जानना है तो जी आपको पिछले लेक्चर मेरे देखने होंगे, फिर आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स ये जरा आपको नज़र आ रहे हैं, और 2 लोन पेयर हैं, तो 2 + 2, तो फिर Z की जो है ना वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर NH3 के अंदर देख लो तो ये भी बिल्कुल जी वैसे का वैसा, इस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो क्या हो रहा है जी, यहाँ पर एक लोन पेयर और 4, तो इसका भी जी Z की वैल्यू क्या होगी। तो सबकी अगर आप देख लो तो यार सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्या होगी जी, sp3, और ये भी sp3, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री अगर आप इसकी देख लें, ज्योमेट्री इसकी अगर आप देखें तो सबकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। sp3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्टूडेंट्स। तो टेट्राहेड्रल इसकी क्या है, जियोमेट्री। क्लियर हो रहा है। नाउ इसकी शेप्स कैसे होगी स्टूडेंट्स, तो शेप्स के लिए ना हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको बॉन्ड पेयर्स भी दिख रहे हैं और साथ में लोन पेयर भी हैं। तो शेप जो है ना स्टूडेंट्स
डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, उसमें ना ये लोन पेयर जो है ना ये इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये लोन पेयर के आने की वजह से उसकी जो टेट्राहेड्रल जो मतलब अगर इसके अंदर अगर आप देखें अगर लोन पेयर ना होते तो इनकी बिल्कुल जो अगर इसके अंदर नो लोन पेयर हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ लिख लें, अगर नो लोन पेयर हो, लोन पेयर ना हो तो शेप्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, शेप्स और ज्योमेट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगी, याद रखना इस चीज़ को, शेप्स एंड ज्योमेट्री इक्वल। अगर लोन पेयर आ गए तो ज़ाहिर बात है वो फिर रिपल्जन क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे कि यार इनकी जो शेप्स हो जाएंगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये टेट्राहेड्रल में होगा क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर नहीं है, इसकी जो शेप है चूँकि 2 लोन पेयर आ चुके हैं तो बजाय इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होने के बजाय इसकी शेप क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बेंड शक्ल इख्तियार कर लेती है। देखा ना ये इस किस्म की ये बेंड शक्ल है, मुड़ी हुई शक्ल है ना, ऐसा मुड़ा हुआ। और NH3 की अगर आप देख लो तो ये एक पिरामिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है इस लोन पेयर के रिपल्जन की वजह से स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, ये ज़्यादा रिपल्जन क्रिएट करता है क्योंकि सिर्फ ये एक एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, तो इस वजह से ना इसको सिर्फ एटम का एक न्यूक्लियस खींच रहा है, उस साइड पे तो कोई दूसरा एटम है नहीं जो इसको खींचे, इसको थोड़ा सा लगाम डाले। यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पर इसका इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का जो न्यूक्लियस है ना, ये दोनों इसको खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा इतने आपको इतना एक्सपेंड नहीं कर पाते, इतना रिपल्जन क्रिएट नहीं करते। लेकिन लोन पेयर चूँकि एक ही न्यूक्लियस उसको खींच रहा है तो ना ये आसानी से ना कभी इधर कभी इधर, तो ये ज़्यादा स्पेस को क्रिएट कर रहा होता है। इसी वजह से भी वेस्पर थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्जन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पर। ये भी सारी चीज़ आपको मैं लिखवाऊँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि यार नो लोन पेयर होंगे तो शेप ज्योमेट्री बराबर होगी, लेकिन अगर उसके अंदर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया तो उनकी शेप क्या हो जाती है, बजाय टेट्राहेड्रल के टोटली उनकी शेप बेंड हो जाती है, पिरामिडल शक्ल हो जाती है। तो इस किस्म की यानी इनके अगर एंगल भी आप चेक करो तो इनमें एंगल देखो ना, ये 104.5 डिग्री या 105 डिग्री होता है, इसी तरह 107.5 डिग्री। इसमें देख लें एंगल 109.5 डिग्री था, जबकि यहाँ पर आप एंगल चेक करें तो ये चेंज आ गया। अब ये चेंज किस वजह से आया, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर अपने आप को स्पेस में ऐसी ओरिएंटेशन करते हैं जिससे ना ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए दोस्तों चलें अपने टॉपिक की तरफ। आपको ना मैं ये सारी चीज़ें अभी आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के साथ बताता चला जाता हूँ। और हम ना डी की हाइब्रिडाइजेशन भी करते हैं, यानी डी वाला ऑर्बिटल या डी जिसमें पाया जाता है डी ऑर्बिटल, उनकी शेप्स कैसे पाई जाती है। तो बहुत ही काम का लेक्चर है स्टूडेंट, इसको वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को एंड तक देखने से ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा शेड्यूल बनाते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपके पास ये ना हम जो ना z की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, अगर आपके पास z की वैल्यू हो यहाँ पर आपको ना बॉन्ड पेयर भी आपने उस मॉलिक्यूल्स के अंदर चेक करने होते हैं, यहाँ पर लोन पेयर भी चेक करने होते हैं, और यहाँ पर ना उसकी ज्योमेट्री भी हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर ना उसकी आप ना हाइब्रिडाइजेशन को भी देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन उसकी क्या होगी। बॉन्ड Z का एटॉमिक नंबर स्टेरिक नंबर हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री पूरा लिखने के बजाय ये आपको ना यहाँ पे ना हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद ना हम एंड पर उसकी शेप भी आपको बताते हैं कि यार उसके अंदर शेप्स कैसे होगी स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अगर आप वेस्पर थ्योरी की जो ना मेन पोस्टुलेट्स हैं अगर आप उसको लिखना चाहें तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, है ना। कि वेस्पर थ्योरी के अंदर जो मेन पॉइंट्स है, इसकी तरफ आता हूँ। 3-4 उसकी जो मेन अहम पॉइंट्स, उसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो मेन उसके पॉइंट्स हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इन जो भी पॉली एटॉमिक आपके पास मॉलिक्यूल होगा, कोई भी जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा उनमें से ना वन ऑफ द एटम विल बी कॉल्ड सेंट्रल एटम। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपके पास हो, जैसे फॉर एग्जांपल XgO3F2 है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें से एक जो होगा ना स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा। किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का एक जो एटम होगा वो सेंट्रल एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, और उसके लिए दूसरा एटम इस तरह बॉन्ड बना के ओरिएंटेशन या स्पेस में उनकी एक शेप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो 2 है, जो सेकंड उसका पोस्टुलेट है स्टूडेंट्स,
ओवरऑल जो ज्योमेट्री है ना वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पे एंड ओवरऑल जो ज्योमेट्री है वो किसी डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पे एंड लोन पेयर के ऊपर। स्टूडेंट्स मैं पूरा नहीं लिख रहा टाइम की शॉर्टिंग की वजह से। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम। यार सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जितने भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर होंगे ना वही ज्योमेट्री आपको क्लियर करेंगे कि यार इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या हो सकती है। तीसरी जो चीज़ है स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि हमेशा हम डबल बॉन्ड अगर मॉलिक्यूल के अंदर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अगर आप ऐसे बना दें इस किस्म का, तो उसमें डबल बॉन्ड को हम कंसिडर करेंगे एज ए सिंगल बॉन्ड, उसको कंसिडर किया जाता है। यानी इस डबल को हम सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड्स। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी स्टूडेंट्स। आपको बड़ा डिटेल से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसी तरह चौथा जो पॉइंट है, इसका मेन जो अहम पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखना कि हमेशा लोन पेयर अगर होंगे किसी भी आइटम के ऊपर, जैसे अभी हमने H2O के अंदर आपको दिखाया है कि अगर आपके पास H2O है तो उसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर एंड लोन पेयर की जो रिपल्शन होगी स्टूडेंट्स, ये आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे। इसी तरह किससे ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी किसकी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगी किससे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। तो इस तरीके से आपने इस तरतीब को बोलना नहीं है स्टूडेंट्स। अब ना मैं उस चीज़ों की तरफ आता हूँ कि अगर आपके पास जेड की वैल्यू हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, तो शेप्स उसकी क्या होगी। चंद एग्जांपल से आपको ये सारी चीज़ें अभी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो वीडियो को स्किप मत करें स्टूडेंट्स, स्किप करने से ना आपके ये पॉइंट्स रह जाएंगे। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर आपके पास z की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो 2 आ जाए, z की वैल्यू 2 हो तो, और उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यार बॉन्ड पेयर में उसके अंदर कितने हो जी 2 हो, और लोन पेयर कितने हो? लोन पेयर ना हो 0 हो, तो उनकी जो ज्योमेट्री होगी या हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन उसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? SP हो जाएगी। जियोमेट्री उसकी क्या होगी जी? लीनियर होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल से भी इसको समझते चलें, BeF2 की BeF2 ये कैसे बनाता है? BE यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, कोई लोन पेयर नहीं है जी, 2 बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री इसकी शेप होगी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का स्टूडेंट्स शेप इस किस्म की। नेक्स्ट इसकी जो शेप होगी कैसी होगी जी? लीनियर होगी। लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप इक्वल होंगे, याद रखना। तो ये भी हमारे पास लीनियर होगी स्टूडेंट्स। अब ना अगर आपके पास Z फिर भी 2 हो और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो इस किस्म की एग्जांपल बहुत कम आती हैं, और अगर आ भी जाएँ तो उनकी भी शेप्स, चूँकि एक ही बॉन्ड पेयर होगा तो उसकी आप कहेंगे उसके अंदर भी जो ना हमारे पास क्या कहलाएगी? हाइब्रिडाइजेशन उसकी सेम होगी SP, है ना, अगर आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करें इसी फार्मूले के तहत। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लार्ज किस्म के मॉलिक्यूल हो जिनकी हाइब्रिडाइजेशन को आपको कैलकुलेट करने हो, तो उसके लिए भी मैंने एक फार्मूला यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है, और वो है 1/2 नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी आइटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उसके अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, प्लस मोनोवैलेंट एटम उसके अंदर कितने हैं। मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं मोस्टली किसी भी एटम, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन को अगर आप देख लें, इसी फार्मूले से आप इसको समझें। नाइट्रोजन देख लें स्टूडेंट, हमारे पास 1/2, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आप जानते हैं, उसके अंदर 5 होते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव जिसके अंदर चार्जेस नहीं है 0 0, और 3 उसके साथ क्या लगे हुए हैं जी? मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड करें तो 4। अब जिसकी
4 आ जाए Z तो क्या हो जाएगी, वो टेट्राहेड्रल शेप होगी इस किस्म की ना। ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने की भी हैं पहले लेक्चर के अंदर, तो वही चीज़ थोड़ा सा दोबारा बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मे भी कोई ऐसा पॉइंट रह गया तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ना यहाँ पर अगर Z की वैल्यू क्या आ जाए, नेक्स्ट अगर आपके पास Z की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाए हमारे पास 3 और उसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट्स, वो भी 3, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगी इसकी शेप, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी, यहाँ पर चलते जाएं जी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन उसकी क्या होगी, sp2। इस तरीके से ना आप इनको लेके चल सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी शेप क्या होगी स्टूडेंट्स, शेप बिल्कुल सेम ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर आपका Z फिर भी 3 है और यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर आ चुके हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पर उसके साथ एक लोन पेयर हो चुका है, इसकी भी एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो इसकी आप ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की BF3 एग्जांपल आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। BF के साथ 3 फ्लोरीन लगा दें, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो स्टेरिक नंबर आसानी से 3 निकल आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है हमारे पास, वो भी इसके मैं अभी एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड भी इसी में आ जाता है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर आप ऐसे बनाएं, 3 इसके ऐसे बनेंगे, चूँकि हमने डबल बॉन्ड के अंदर ये डबल बॉन्ड तो कंसिडर नहीं करना, 3 सिंगल बॉन्ड हैं, लोन पेयर है नहीं, तो क्या कहलाएगा जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्योंकि बहुत शार्ट स्पेस और ये सारी चीज़ें क्लियर होने के लिए अगर आपको एक एक बताऊं तो काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियोस हो जाएगी स्टूडेंट्स। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ना शार्ट में ये सारी चीज़ें बता दूं। अगर इस किस्म के एग्जांपल हो तो ये फिर भी उसकी ज्योमेट्री स्टूडेंट्स यही सेम ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी अगर आप इसको कैलकुलेट करें उसी फार्मूले के तहत। कितने, 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर तो 2 + 1 तो 3, Z का एटॉमिक नंबर तो 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसकी अगर आप शेप चेक करें तो यहाँ पर चूँकि एक लोन पेयर आ गया, क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ना यहाँ पर NH3 की ले लें, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो सॉरी ये NH3 नहीं, ये तो हमारे पास वो हो जाएगा, आप ना सल्फर ट्राइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें, SO2 की। तो यहाँ पर अगर आप बनाएं तो यार ये ऐसे हो जाएगा ना, ये देखें, ये एक लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इस एक लोन पेयर जो ना चूँकि ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स sp3 में क्या होती है, 120 डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट्स, याद रखना। तो यहाँ पर जो है ना एंगल क्या हो जाएगा, 120 से भी लेस हो जाएगा, 120 से लेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगी इसकी जो ना शेप हो जाएगी एंगुलर या बेंड शक्ल हो जाएगी इसकी। तो शेप स्टूडेंट इसकी ये होगी, जबकि ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही कहलाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपके पास 4 हो और सारे के सारे 4 बॉन्ड पेयर्स हों, अभी लोन पेयर हो, तो अभी हमने जो है ना ये क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल कहलाएगी, टेट्राहेड्रल कहलाएगी। अभी हम ना एक टेट्राहेड्रल की और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अभी ना हमने एक CH4 की एग्जांपल अभी इसी से ही तो सीखी है कि क्या होते हैं 4 इस किस्म के बॉन्ड्स उसके साथ हाइड्रोजन के लगे हुए हैं और ने ये ना आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ना चूँकि लोन पेयर नहीं है तो इनकी जो ना ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगी, वो भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी स्टूडेंट्स, समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर फिर भी आपके पास ये 4 निकलता है और यहाँ पर ना आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, जबकि एक आपके पास लोन पेयर है, तो फिर भी आपकी क्या कहलाएगी, 3 + 1 तो Z एटॉमिक नंबर 4, टेट्राहेड्रल शेप होगी। और ये भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। इसकी एग्जांपल बड़ी लाइट सी NH3, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, और इसकी जो शेप हो जाएगी क्या कहलाएगी, शेप चेंज होगी ना टेट्राहेड्रल से, ये हो जाएगी पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लें 4 की, अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं एंड 2 लोन पेयर हो गए, तो फिर भी ना ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर ना हम एक एग्जांपल वाटर की ले लेते हैं, इसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं इसमें, तो क्या होगा जी, बजाय इसकी शेप टेट्राहेड्रल होने के ये शेप हो जाएगी इसकी बेंड शेप हो जाएगी, इसकी शेप क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल रह चुके हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।